गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडिक क्लासेस और माय इंस्टेलमेंट चैनल की तरफ से आप सभी को स्वागत है। जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपके पास मेरा और वीडियो का जो मैं डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं फ्रिक्शन का दूसरा यूनिट का लेक्चर दे रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, जिसमें मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और लॉ ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? कहता है कि किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं P और ये बॉडी आपका हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसका वेट अगर हमारा W है तो W एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका इस P का और इस P का एक रिजल्टेंट होगा R। क्लियर? तो W जब नीचे एक्ट कर रहा है तो सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के तरफ से ऊपर भी ये क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो कहता जब इधर ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है तो फोर्स इधर लगाएंगे तो इधर हमारा क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो कहता है कि जब हम इस रिजल्टेंट को अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। तो कहता है ये अपोजिट रिजल्टेंट इन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मेक एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक बार फिर देख ले, कोई बॉडी जिसका वेट W है वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस वेट के कारण नीचे हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा बॉडी का, और सरफेस के द्वारा ऊपर एकदम से डायरेक्टली एकदम से ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। कहता है इस P और W का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, और यह अपोजिट डायरेक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो आइए, तो एंगल ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा एक हो जाएगा, इसके बदल एक ये हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं? तो लिखते हैं कंसीडर a block of weight W is rest on horizontal surface. Clear? A force P applied on it, then the resultant of P and W is R. Clear? When this resultant force draw opposite to it, then
it make angle with normal reaction force is called angle of फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई थीटा। अकॉर्डिंग टू फिगर, अगर मान लेते हैं इसको हम O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिगर इन ट्रायंगल OAB tan थीटा बराबर लंब बटा आधा। तो ये देखिए हमारा tan थीटा, तो 1/n, 1/n, 1 इज द लंब और OA इज द आधार, यानी AB इज द लंब, यानी इसको कह सकते हैं AB बटा OA। क्लियर? तो ये हमारा यानी 1/a यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 1/a इज कॉल्ड, ये थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हेंस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेस्ट है, रेस्ट में तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो F/N बराबर म्यू, F/N बराबर म्यू, F/N बराबर म्यू। यही आपका इसको इक्वल टू tan थीटा भी कह सकते हैं, यानी F/N म्यू के बराबर भी है और tan थीटा के बराबर है, यानी एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका हो गया, क्या हो गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आइए एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। मान लेते हैं कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई इंक्लाइन बॉडी है, इंक्लाइन प्लेन है जिस पे W रखा हुआ है। ये मेक एंगल फाई, या इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से भी कहता है। ये W इधर एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो W ये हमारा एंगल हो जाएगा फाई। तो फाई इसको रिजोल्यूशन तोड़ेंगे तो W cos फाई ये हमारा क्या हो जाएगा? W sin फाई। दिस इज द नॉर्मल। कहता है एंगल ऑफ रिपोज, कहता है जिस इंक्लाइनेशन पे बॉडी टेंड्स टू स्लाइड डाउनवर्ड, then that inclination is called angle of repose। या कह सकते हैं the angle made by inclination plane with horizontal plane on which the body tends to slide, यानी maintain the equilibrium state, that is called angle of repose। अगर ये डाउनवर्ड स्लाइड 100% फ्रिक्शन इज है, स्लाइड करेगा डाउनवर्ड, तो कहते हैं कि रेस्ट इधर लिखेंगे the angle made by the inclination plane with
हॉरिजेंटल सरफेस या सरफेस और हॉरिजेंटल प्लेन at which the body maintain the equilibrium state or body tends to slide, then that angle is called angle of repose. क्या बोलेंगे? Angle of repose. It is represented by phi और अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? तो इसको डिस्क्राइब करेंगे. Let a body their weight W is rest on the inclined rough surface. क्या है? rough surface. Then their equilibrium state and according to free body डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहां पर देखिए, इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस फोर्सेस F बराबर W sin phi और नॉर्मल फोर्स इक्वल टू N बराबर W cos phi डिवाइडेड 1 2 डिवाइड इक्वेशन 1 2 2 यानी F बाई N बराबर W sin phi बटा W cos phi. W कैंसिल यानी tan phi यानी here so phi बराबर tan इनवर्स F by N. This is also equal to tan theta. This is also equal to mu. यानी here phi is the angle of repose. Clear? आइए अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन. पहला लॉ है the friction force always acts opposite to the body tends to slide. यानी जिधर बॉडी स्लाइड करना चाहते हैं, यानी ये हमारा एक फोर्स लगा P हॉरिजॉन्टल ऑफ सरफेस, तो जिधर बॉडी स्लाइड करना चाहता है उसके अपोजिट हमेशा फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स. यानी द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द बॉडी टेंड्स टू स्लाइड. दूसरा the magnitude of friction force is
कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तीसरा जो पॉइंट होता है द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स इज कांस्टेंट और इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी F बाई L बराबर कांस्टेंट और म्यू S, इसको क्या बोलते हैं म्यू S, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरा है चौथा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, ये कॉन्टैक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। और पांचवा होता है इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस और मटेरियल, ये मटेरियल पर और सरफेस पे डिपेंड करता है। यही है आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? अब आइए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैकेनिक्स में हमेशा पूछता है और जो जनरल की तैयारी करते हैं वो भी याद रखें, देखें वीडियो, उसको भी बहुत फायदा करता है। आइए अब लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स और डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। तो पहला द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, कुछ भी कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स is always at opposite to the body tends to move, यानी जिधर बॉडी मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा the ratio of friction force to the normal force is constant or coefficient of constant or equal to coefficient of kinetic friction force, यानी F बाई L बराबर, इसको के भी लिख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट, या म्यू के भी लिख सकते हैं, म्यू के। तीसरा फॉर मॉडरेट स्पीड द काइनेटिक फ्रिक्शन force is constant but increase or
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डिक्रीज और इंक्रीज रेस्पेक्टिवली। कहता है कि अगर मोशन बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन घटता है, और स्पीड जब घटता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ता है। यानी इसको कह सकते हैं अर्थात वाइस वर्सा, यानी एक दूसरे के अपोजिट। जब स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन घटेगा, जब स्पीड डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। यानी डिक्रीज पर इंक्रीज और इंक्रीज पे डिक्रीज। चौथा, वही सेम टू सेम दोनों, इट इज independent from the contact area। और पांचवा, it is depends on the nature of surface of material। यही आपका लॉ ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन है और काइनेमेटिक फ्रिक्शन। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को जितना अपने स्टूडेंट में शेयर करना चाहते हैं शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें कैसा मैं पढ़ाया, उसका तो थोड़ा मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ भाई नहीं चलो ठीक है, कहाँ पे गलती हुआ है, कहाँ पे क्या करना है, जरूर कमेंट करें। और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हर 2 दिन 3 दिन पर वीडियो में डालता रहूँगा। अब अगला यूनिट इसी का फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि कौन कैसे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। इसलिए आप वीडियो अवश्य देखते रहें और इंतजार जरूर करें। थैंक यू।